आप सब मीडिया के दोस्तों का यहाँ जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स पे खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी हुकूमत ने 1 साल पूरा किया है। वैसे देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नगरोटा के बाय इलेक्शन के वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन खत्म होने तक हम इंतजार करें। इसलिए बजाय ये कि आप सबको इंतजार करा के बाद में सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बुलाएं, हमने सोचा जब इतना अच्छा पार्टी का दफ्तर है और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के सिलसिले में मैं जम्मू आया ही था, तो सोचा कि आप सब दोस्तों से मिलूं और तनवीर ने तो कहा कि अगर आपके सवाल होंगे, मैं तो मान के चल रहा हूं कि सवाल ही होंगे। पता नहीं जवाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शुरू में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग सारे इश्यूज जो हैं आपके सवालों के जरिए सामने आ ही जाएंगे। हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया। लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने 2 चीजों पे जोर दिया। एक ये कि ये हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं ना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में, मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोगों के साथ किए हुए वादे 6 महीने या साल में पूरे नहीं करते। हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पर,
असेंबली में रेजोल्यूशन लाना जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके, कैबिनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करवाना स्टेटहुड की बहाली के लिए, दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो है अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 CPW जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने यह सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। अब इसके वो आप में से एक एक को लेके आपके सवाल लें और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का हम जवाब दें। दो सवाल थे। मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा इलेक्शंस में आपको सपोर्ट करने तैयार है, वो तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, बट उसके लिए आप जो उनकी तरफ से जो बिल्स आएंगी असेंबली में, उसमें एंटी लैंड एविक्शन बिल है और डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का जो है वो चाहती हैं कि उसको वो आप सपोर्ट करें, तो उस पर आपकी रिएक्शन चाहेंगे। और दूसरा, एक साल में आपने असेंबली में जब आपने एक बात की थी कि स्नो मेल्ट होगा, विंटर चला जाएगा और बाहर आएगी, तो एक साल के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आपकी लीडरशिप है उसको चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है सज्जाद लोन की तरफ से, महबूबा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी इशारों में कि आप बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी के नजदीक आने के साथ साथ सईद आगा रोहला ये भी कह रहे हैं कि आप अलाइज को एक तरह से उनको भूल रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक चैलेंज है आपके लिए, स्टेटहुड आप खुद बोल रहे हैं कि नहीं है, तो इस पर भी आपकी रिएक्शन?
जहां तक आप के पहले सवाल को लेके है, मैंने उनका यह बयान देखा नहीं। फारूक साहब के साथ जब उनकी बात हुई, डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनसे यही गुजारिश की कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, कोई और उम्मीदवार मैदान में है नहीं। अगर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला जाएगा तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदेमंद होगा। एब्सटेन करना भी बीजेपी के हक में वोट डालने के बराबर है। अब जहां तक बीजेपी को हराने के लिए बिलों पे मंजूरी देने की बात आ जाती है, जो बिल अभी तक हाउस के सामने आया नहीं है, मैं उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता हूं। बिल हमारी प्रॉपर्टी बनने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है। स्पीकर साहब पहले तय करें कि हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा। बिल्स बहुत सी सबमिट होती हैं, किस बिल को मंजूरी मिलती है और कौन सा बिल फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए लिस्ट होता है, वो ना मैं यहां पे तय कर सकता हूं, ना महबूबा मुफ्ती साहबा तय कर सकती है। बिल हाउस के सामने आ जाए, उसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जो बिल लोगों के हक में होगा और जिस बिल को असेंबली पास करना चाहेगी, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन मैं आज के दौर पे इस यहां पे बैठ के स्पीकर साहब के इख्तियारात में दखल नहीं दे सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि वहां से बिल अगर आ जाता है हाउस के सामने तो जरूर हम उस पर गौर करेंगे। हम किसी भी चीज को डिसमिस आउट ऑफ हैंड नहीं करेंगे। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, कुछ लोगों की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमला, तो मतलब वो तो होना ही है और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं होती। अब फिलहाल जो आपने महबूबा मुफ्ती जी के हवाले से बात की, निशाना बनाती हैं। अब एक तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारे उम्मीदवार जो हैं उनके हक में वोट दें, और फिर आपके सवाल का जवाब देते हुए अगर मैं उनको टारगेट करूं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज को एक तरफ रख देते हैं। जहां तक सजाद लोन साहब का सवाल है, उन्हें भी हमने गुजारिश की कि वो इलेक्शन से दूर ना रहें, कि जैसे मैंने कहा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट नहीं दोगे, आप बीजेपी की कामयाबी के लिए काम कर रहे हो। और क्या सजाद लोन साहब हंदवारा में लोगों को ये बता पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी की कामयाबी के लिए मेहनत क्यों की? इस सवाल का जवाब सिर्फ सजाद लोन साहब दे सकते हैं। जहां तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात की, कोई दूरी नहीं है ना। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती, क्योंकि इंडिया में ना, अब तीसरा सवाल आपको नहीं मिलेगा, इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता। लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं
इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। उमर साहब, मेरा सवाल है अनिल शर्मा, INS न्यूज एजेंसी से। आप कितना संतुष्ट हैं? 1 साल हो गया है, अपनी पूरी जो कैबिनेट है आपकी, अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? और दूसरा सवाल यह है कि ट्रंप की तरफ से आज एक और बड़ा दावा किया गया है। इससे पहले भी ट्रंप ने कई दावे करे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है रूस के तेल को लेकर, भारत जो है रूस से तेल जो है वो नहीं खरीदेगा। तो ये 2 सवाल हैं, इस पर आप उनके ऊपर आपसे पूछना चाहूंगा। बडगाम सीट पर उन्होंने कहा कि आगा रहुल्ला साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से उठा सकते हैं, क्या हम ये मान सकते हैं या फिर ये ऐसा हो सकता है कि बडगाम सीट पर आगा रहुल्ला साहब का अपना कैडर हो सकता है, अपना कैडर हो सकता है? आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं कौन हूं तो आपसे ये कहने के लिए कि आप इसको नहीं मानो। आप अगर मानना चाहते हो मान लीजिए। जिस तरह से बयान आगा रहुल्ला साहब भी कर रहे हैं। एक सेकंड, आप सवाल पूछो ना। आप सवाल यही सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के कैसे कह सकता हूँ ना कि ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये मालूम होने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर 2 कैडर हो सकते हैं, ये मालूम होने लगा। किसको मालूम होने लगा? हम लोगों को मालूम होने लगा। आपको तो ठीक है ना। चलो आपको अगर जम्मू में बैठ के बडगाम का इतना मालूम है जितना हमें श्रीनगर में बैठ के मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ना? फिर मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हो। मैंने शुरुआत में ही अल्ताफ बुखारी साहब का जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा कि आगा साहब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा सकते हैं। तो अब अगर रूहुल्लाह अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट या इस तरह की कोई बात जो है हम ग्राउंड से नहीं सुन रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब को एक शोषा डालना चाहे और उस पर आप जैसे लोग उछल कूद करें तो मैं कैसे रोक सकता हूं इस चीज को? Hi, Umar Saab, my question is related to Darbar move. If you remember, once you had said that why should the Chief Minister, why should the ministers and bureaucrats move to Srinagar during scorching summers in Jammu, and why should Chief Minister, ministers and bureaucrats move to Jammu during harsh winters in Kashmir Valley? It should be the other way around. So what's your stand on the Darbar move issue as far as Did you have a stand when the Darbar move was stopped? For all that time you people were silent. जब बंद हुआ तब किसी ने शोर नहीं मचाया। बंद करने वालों को इलेक्शन में शाबाशी भी दी। और जब हम दरबार मूव को रिस्टोर करने की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है ना, आपने तो इससे ज्यादा ही कहा। कम से कम पहले रेस्टोरेशन के लिए तो आप कहिए ना कि हाँ आपने अपना वादा पूरा किया। बाकी अगर आगे जाके इसको चेंज करना होगा उस पर हम बाद में सोचेंगे do ना। you stand by your past statement? प्लीज, One question, yeah, that's it. our manifesto is in front of the people. What we promised in the manifesto we have committed, we have delivered. What I talked about was not a sovereign commitment of the government, it was an idea. It is an idea that I am happy to discuss both with the people of Jammu and the people of Srinagar. But at the moment, I think you should focus on what is important, which is that Jammu was marginalized by the people who claim to be the true representatives of Jammu. And Jammu's marginalization has been stopped by those people who have traditionally been seen as anti-Jammu. You have always painted us as a Kashmir party, not a party of Jammu Kashmir. With this step of restoration of the Darbar move, I hope to some extent we have addressed the propaganda that we are a party of Jammu and Kashmir, not a party of any one particular province. Umar Saab, one more question. Umar Saab.